हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो संचयन का स्मृति का चैप्टर है। स्मृति चैप्टर है जिसके लेखक हैं बच्चों श्री राम शर्मा। बच्चों, श्री राम शर्मा प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुड़े रहे। विशाल भारत के संपादक के रूप में इन्हें बहुत ख्याति प्राप्त हुई, यानी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए हैं। और बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो शिकार, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव, ये बच्चों शिकार संबंधी पुस्तकें हैं। सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 के संस्मरण इत्यादि। अब बच्चों, हम इनके जो चैप्टर है, पाठ है, उसमें प्रवेश करते हैं। इनके पाठ में सन 1908 की बात का संस्मरण है, यानी संस्मरण माने स्मृति, यादें, जो इस पाठ में श्री राम शर्मा जी ने पिरोई हैं। कि सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा, यानी आखिर माने अंतिम और जनवरी की शुरुआत होगी। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला मीन्स होता है बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। शीत माने बच्चों होता है ठंड, यानी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़कर खा रहा था। बच्चों, यहाँ एक शब्द आया झरबेरी। झरबेरी का मतलब होता है बच्चों, एक छोटा सा झाड़ होता है, छोटी सी झाड़ी होती है जिसमें छोटे छोटे से बेर आते हैं। तोड़कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटे भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चल रहा था। सहमा हुआ बच्चों, डर के कारण सहम जाते हैं। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका, आशंका शब्द आया है बच्चों यहाँ पे। आशंका मीन्स होता है बच्चों डर। थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, यानी जो बेर हम तोड़ रहे हैं उसके कारण तो कहीं भाई साहब नाराज़ ना हो गए हों। ये जो अपराध किया हमने उसी कारण को शायद पिटाई लग जाए हमारी। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। तेज़ी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाए, ये ज़रूरी। बच्चों, जाड़े के दिन थे तो इस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी, यानी बहुत ज़्यादा अधिक सर्दी होने के कारण बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुर रही थी। मज्जा, ये शब्द आया बच्चों मज्जा। मज्जा मीन्स होता है जो हमारी हड्डी के भीतर का एक मुलायम पदार्थ होता है, उसे मज्जा कहते हैं। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माने भुंजाने, भुंजाने मीन्स भुनवाना। जैसे हम चने भुनवाते हैं, भुने हुए होते हैं, तो भुनवाना मीन्स वो भाड़ में भुनवाना। भाड़ मीन्स जो कुम्हार वगैरह वो जला के नीचे से ऊपर कुछ ऐसा पोट बर्तन रखते हैं जाली टाइप, जिसमें वो सिक जाता है, उसे भाड़ कहते हैं। थोड़े चने एक धोती में बांधी। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं था। मेरा डंडा अपने सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। बच्चों, यहाँ शब्द आया है नारायण वाहन। नारायण वाहन, नारायण का वाहन, यानी भगवान जो विष्णु है उनका वाहन गरुड़। तो वो जो डंडा है उसको गरुड़ की उपाधि इसमें प्रदान की गई है। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे
झूरे माने बच्चों होता है तोड़ना, झूरना मीन्स तोड़ना। झूरे जाते थे, इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। यानी प्रसन्न वदन यानी बच्चों जब हम खुश होते हैं बहुत तेज, उसको प्रसन्न वदन कहते हैं, यानी प्रसन्न चेहरे से। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था, उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में जाने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले हमारी टोली पूरी बानर सेना थी। यानी लेखक कहता है कि बच्चे जो होते हैं वास्तविक में शरारती होते हैं, इसीलिए उन बच्चों की जो टोली है उसको बानर सेना नाम दिया गया। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे। हमको कुएं में उझकने, यहाँ बच्चों एक शब्द आया है उझकने। उझकने का मतलब होता है झांकना या उचकना, या जैसे हम पंजों के बल खड़े हो जाएं, कोई वैसी चीज़ होती है तो उसको देख रहे हैं कि सूझी। उससे पहले उझकने वाले, सबसे पहले उझकने वाले में मैं ही था, यानी लेखक ही सबसे पहले देख रहे थे। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का बच्चों मतलब होता है किसी शब्द के बाद सुनाई पड़ने वाली गूंज या उत्पन्न, उस गूंज से उत्पन्न शब्द को प्रतिध्वनि कहते। सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हम सब बालक पहले से उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोलें। यहाँ शब्द आया बच्चों किलोलें। किलोलें का मतलब होता है खेलना या क्रीड़ाएं करना, क्रीड़ा करना। करता हुआ एक मृग शावक, मृग समूह है यानी हिरन का समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। यानी जो मृग समूह होता है, हिरणों का समूह होता है, जहाँ कुत्तों की आवाज़ आ जाती है वहीं से वो डरकर भागने लग जाते हैं। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल के एक एक ढेला फेंका। कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह लगाए। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। यानी रोज़ हम, ढेला मीन्स होता है पत्थर, यानी या मिट्टी का टुकड़ा बड़ा सा, वो हम उसमें डालते थे। मैं तो आगे भागकर जाता था, टोपी के एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। ये रोज़ाना की आदत हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। यानी लेखक समझता था कि जैसे मैं ढेला डालूँगा सबसे पहले भाग के जाता था, और जब तक वो फुसकार न निकाले जब तक अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो कोशिश करता था ढेला इतनी तेज़ डाले जो सांप फुसकारने लग जाए। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति का मतलब होता है बच्चों आदत। या मन का किसी तरफ झुकाव जागृत हो गई, यानी उत्पन्न हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे मृग शावक। अभी बताया था बच्चों, मृग शावक का मतलब, मृग शावक मीन्स होता है हिरन का बच्चा के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया, उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक स्मरण नहीं है। स्मरण का मतलब होता है बच्चों याद नहीं है। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थीं। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है
और वह तड़पता रह जाता। उसी भांति वह चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थीं। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं को झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। यानी बच्चों, लेखक जो थे वो आदत से मजबूर थे। जब वो कुएं के पास से निकलने लगे तो उनको वही बात शरारत सूझी कि पहले इसमें ढेला डाल लेते हैं, यानी कंकड़ फेंक लेते हैं, फुसकार सुन लेते हैं सांप की, फिर आगे बढ़ेंगे। वो ये भूल गए कि उनके पास चीज़ें हैं, तो उन्होंने क्या किया, ढेला फेंकने के चक्कर में टोपी हाथ में पकड़ी और टोपी के नीचे ही जो चिट्ठियाँ रखी हुई थी, जैसे ही उन्होंने ढेला फेंका, टोपी हटाई और चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई ढांढे मीन्स बच्चों होता बहुत तेज़ी से रोना, ढाड़े मारकर, और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग मीन्स बच्चों बेचैनी भी कह सकते हैं, घबराहट भी कह सकते हैं। से रोने का उफान आता था। पलकों में ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख दी जाएंगी। तबीयत करती थी कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर ये कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी की बोझ से दबा में बैठा सिसक रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय, जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पे लटक रही थी। दुधारी का मतलब होता बच्चों जिसकी धार दोनों तरफ हो, उसे हम दुधारी कहते। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय! पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या? मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता? फल तो किसी दूसरे शक्ति पर निर्भर है। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था और मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता न थी। पर विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते में कुएं में घुसने की मैंने ठान ली। यानी बच्चों, जो लेखक थे उन्होंने सोचा कि भाई चिट्ठियाँ तो निकालनी पड़ेंगी किसी भी तरह। उन्होंने सोचा अब मुझे कुएं में उतरकर मैं चिट्ठियाँ निकाल लूँगा, क्योंकि मेरे पास तो क्या है, नारायण वाहन है, यानी मेरे पास ऐसा डंडा है जिससे मैं सांप को मार दूँगा और उसके बाद में मैं चिट्ठियाँ निकाल कर बाहर आ जाऊँगा। छोटा भाई रोता था। उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 5 धोतियों की कुछ रस्सियाँ मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया, गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेग, यानी बच्चों लकड़ी, एक कुएं में बीच में लकड़ी लगी होती है, उसके ऊपर एक गिरारी लगी होती है गोल गोल, जिसमें
रस्सी फंसाई जाती है और चरसपुर टिकाया जाता है। उसके चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेग से कड़ी करके बांध दिया। तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया। आश्वासन मीन्स बच्चों होता है भरोसा, भरोसा दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा था। यानी लेखक ये कह रहे थे छोटे भाई से कि तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, पहले इस रस्सी को हम अच्छी तरह से कड़क करके बांध लेंगे। उन्होंने कुएं की जो डेग होती है, यानी जहाँ से गिरारी लगी होती है दोनों तरफ से, वहाँ पर जहाँ से रस्सी को लपेट के हम पानी खींचते हैं उस पर सरक जाती गिरारी, यानी लोहे की एक ऐसी चीज़ होती है गोल गोल, और उसके दोनों तरफ एक लकड़ी बंधी हुई होती है पूरे में, तो वो बीचों बीच में होती। उसमें उसने धोती बांध दी, लपेट दी, और क्योंकि भाई छोटा था उससे रस्सी पकड़ी नहीं जाता, इसलिए पहले उसमें लपेट के धोती को फिर अच्छी तरह से गांठ बांध के छोटे भाई को पकड़ा दिया और उसे विश्वास दिला दिया कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो बहुत सारे सांप इससे पहले मारे हैं, अब मैं इसे मारकर अभी आता हूँ। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसको मारने में बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूँगा तब ध्यान से नीचे देखा, अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूँछ और पूँछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्र भाग यानी ऊपर का भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, यानी इंतजार कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक माने जो घात लगाए बैठा हो, यानी अभी हमला करने वाला है, उसे बच्चों घातक कहते हैं। चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता है, फुकार मारकर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मीन्स बच्चों होता है जो विपक्षी हो या शत्रु हो, उसको प्रतिद्वंदी कहते हैं। मैंने उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी। मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे कि सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे कच्चे कुएं का जो व्यास होता है, यानी नीचे की जो परिधि होती है वो बहुत कम होती है, ऊपर चौड़ा होता है, नीचे सकड़ा हो जाता है। नीचे तो वो 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो था ही कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच में लटक रहा। ऊपर से लटक कर तो सांप को मारा नहीं जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। 1-1 इंच ज्यों मैंने नीचे उतरता जाता त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्ता मीन्स होता है बच्चों ध्यान। मुझे इस एक सूझ मीन्स उपाय या तरीका। दोनों हाथ से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में टिका दिए। दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप के फूं करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, यानी ऊपर उठा लिए पैर। क्यों? ये लगा कहीं सांप अभी काट ना ले, पर इससे
सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनक झूलकर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख यानी सामने कुएं की दूरी और 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को बच्चों चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा का मतलब होता है आँखों से सुनने वाला। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो गया। मैं खुद आँखों से सुन रहा था, समझ रहा था यह बात। अन्य इंद्रियों ने मानव सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आँखें लगी हुई थीं। वह कब किसको दे दी हो? सांप के फन की ओर सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, इसलिए वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम यानी आकाशीय पुष्प जैसा, यानी जैसे बहुत बड़ा काम करने जा रहा हो। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी मिथ्या भी हो जाती हैं। आकाशीय कुसुम यानी जैसे आकाश में घूमने वाली चीज़, यानी झूठ का सहारा लिया हुआ। मुझे सांप का साक्षात ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई थी। यानी मुझे ऐसा लग रहा था लेखक को कि अब तो मुश्किल है जो मैं चिट्ठियाँ यहाँ से उठा सकूँ। ये जो मैंने योजना सोची है वो झूठी पड़ जाएगी। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान होना चाहिए, यानी जगह काफ़ी होनी चाहिए जिसमें वो घुमाए जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा हो तो वो पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना ही नहीं होती। तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता? 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी, और एक और मेरी और थी, और मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैतरों मीन्स बच्चों होता अपनी मुद्राएं, अपनी भंगिमाओं पर खड़े जिस तरह से आमने सामने डटे थे, उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चा पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। मोर्चा यानी आमने सामने का युद्ध होने वाला था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में छोड़ देता। अचूक यानी जो खाली नहीं जा सकता हो, यानी निश्चित। और मैं साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मतलब अभी तक जो सांप था उसने कोई भी वार नहीं किया था। ये बच्चों लेखक कहना चाहते हैं कि जैसे ही वो उतरे उसमें कुएं में, तो उन्हें जो अपनी सोच थी वो झूठी प्रतीत होने लग गई थी। जो उन्होंने सोचा था कि शायद अभी मैं उतरते ही सांप को मार दूंगा और चिट्ठियाँ लेके आ जाऊंगा। सांप लेखक के सामने था और लेखक सांप के सामने था। ऐसा लग रहा था दोनों में युद्ध होने वाला है। लेखक के मन में विचार आया कि मैं तो इसे मार दूंगा, लेकिन सांप का जो जहर है यदि उसने काट लिया तो मेरे पूरे शरीर में वो जहर फैल जाएगा। इसलिए लेखक ने सोचा कि डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाएं। बस एक ही सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। यानी बच्चों इसमें जो है यहाँ एक शब्द आया अवलंबन। अवलंबन मीन्स सहारा, यानी जो ख्याल था, जो विचार था लेखक के मन में कि मैं डंडे से इसे मार दूंगा, लेकिन वो अब उसने छोड़ दिया, दिमाग से हटा दिया, क्योंकि वहाँ उतनी जगह भी नहीं थी। कुएं का जो निचला हिस्सा होता है वो उसकी चौड़ाई कम होती,
तो लेखक ने सोचा कि मैं कोशिश करूँगा कि चिट्ठियों को सरका लिया जाए और लेकर के चला जाए। तो उसने यही जो सोच थी उसका ही उसने सहारा लिया। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप उस पर फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा, फुकार के साथ काली बिजली तड़की और डंडे पर गिरी। यानी सांप ने अपना जहर डंडे पर उगल दिया। हृदय में कंप हुआ और हाथों की ने आज्ञा न मानी। यानी हाथ कांप गए और हृदय भी कांपने लगा। डंडा छूट गया, यानी लेखक के हाथ से वहीं डंडा गिर गया। मैं तो न मालूम कितने ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक बिदक कर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा कि डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप लगा हुआ था, यानी जहर लगा हुआ था। वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया, यानी सांप ने प्रदर्शन कर दिया कि वो कितना खतरनाक है। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। कायल का मतलब होता है बच्चों मानने वाला या मानना। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर बड़ी धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझ लिया कि मेरा काम समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया और मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। यानी बच्चों जब ये आवाज़ें हो रही थी कुएं में, तो उस लेखक का जो छोटा भाई था जो कुएं के ऊपर था, उसने सोचा कि शायद सांप ने भाई को काट लिया है और उसी वजह से भाई गिर गया। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर से खिंच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। गुंजलक मीन्स होता है बच्चों, जैसे गांठ नहीं लग जाती किसी चीज़ में, उसे गुंजलक हम कहते हैं। छू गया। उप कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और न बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह देवी की कृपा थी। डंडे ने मेरी ओर खिंच आने से मेरी ओर सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध लिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। यानी चिट्ठियाँ उठा ली उसने और ऊपर की तरफ जाने लगा, धोती में बांध दिया और छोटे भाई ने वो सारी चिट्ठियाँ ऊपर खींच ली। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था, यानी उस पर लिपटा हुआ था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी। वह उसी पर झपटा, यानी प्रहार या वार माने चोट करता। और लेखक ने क्या किया, उसको बहकाने के लिए सांप को एक मुट्ठी दूसरी तरफ फेंक दी, जिससे वो समझा कि यहाँ से कोई आ रहा है। उसने सांप ने दूसरी तरफ से वार किया और लेखक ने डंडा खींच लिया। पर कहीं बात की बात मैं उससे दूसरी ओर वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था, लेकिन हाथों के सहारे पैरों के बिना
कहीं लगाए हुए 36 फुट, पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कहीं अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैंने 36 फुट चढ़ा। बाहें भर आई, छाती फूल गई, धोखनी चलने लगी, यानी सांसें बहुत फूलने लगी थी जब ऊपर चढ़ना था। पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन था। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर धोती कुर्ता पहन फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर उठाने की चेष्टा को देखा था ताकीद मीन्स बच्चों चेताना, यानी उसे कह दिया कि किसी से कहना नहीं। करके वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे। हम लोग आगे बढ़ गए। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन यानी बच्चों 10th जब होती है, मैट्रिकुलेशन यानी 10th जब हुई तो पास करने के उपरांत ये घटना मैंने माँ को सुनाई। सहज नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया, जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डेने के नीचे छिपा देती। डेने मीन्स बच्चों होता पंख, यानी पंखों के नीचे जैसे चिड़िया अपने बच्चे को छिपा लेती, उसी तरह माँ ने गोद में बिठा लिया। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और कम भयानक नहीं था। यानी ये एक घटना थी जो कि लेखक ने सुनाई, जो सांप की और लेखक की घटना थी। इस तरह बच्चों आपका जो ये पाठ है वो समाप्त होता है।